The hopes that you bring, the dreams that you share, the pleasure you get when you know that we care. The faith that you place, the trust that we share, the joy in your heart when you know that we care. You before we, as you rescue, you before we, as USV. USV, your reliable healthcare partner. नमस्कार दर्शकों, मैं डॉक्टर सुशील जिंदल। मैं एक एंडोक्रिनोलॉजिस्ट और मधुमेह रोग विशेषज्ञ हूं और पीपल्स कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूं। जैसा कि आप जानते हैं, मधुमेह आजकल बहुत तेज़ी से फैल रहा है। ऐसा समझा जाता है कि लगभग 10 में से 1 वयस्क शहरी क्षेत्रों में और 20 में से 1 वयस्क ग्रामीण क्षेत्रों में आज इस बीमारी से ग्रस्त है। आपके मन में कई प्रकार की भ्रांतियां और सवाल होंगे इस बीमारी को लेकर। आज इन्हीं के बारे में हम आपसे चर्चा करने आए हैं। हमारे साथ हैं प्रसिद्ध मधुमेह रोग विशेषज्ञ और हार्मोन रोग विशेषज्ञ डॉक्टर जयदीप खरे। डॉक्टर जयदीप खरे पीपल्स कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेस में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं। दूसरे डॉक्टर साहब हैं डॉक्टर संदीप जैन। डॉक्टर संदीप जैन भी एंडोक्रिनोलॉजिस्ट और मधुमेह रोग विशेषज्ञ हैं और यह अतिशय मेडिकल सेंटर पे काम करते हैं। डॉक्टर सोमनाथ रघुवंशी एंडोक्रिनोलॉजिस्ट और मधुमेह रोग विशेषज्ञ हैं और जेके हॉस्पिटल में कार्यरत हैं। तो आइए देखिए, आज हम इन लोगों से सवाल करके आपकी कुछ प्रश्नों और जिज्ञासाओं का समाधान करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले प्रश्न मैं करना चाहूँगा डॉक्टर जयदीप खरे से। जैसा कि हम जानते हैं कि विश्व में भारत एक ऐसा देश है जहां एक बहुत बड़ी आबादी मधुमेह रोगियों की है। तो मैं जानना चाहूँगा कि क्या कारण है कि हमारे देश में इतने ज़्यादा लोगों को मधुमेह हो रहा है। भारत में अभी कुछ पिछले सालों से बहुत ज़्यादा मधुमेह के मरीजों की जनसंख्या बढ़ी है और इसलिए आज के समय में उसे डायबिटीज़ कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाने लगा है। इसके कई कारण हैं। 2 प्रमुख कारणों में से हम ये बोल सकते हैं कि जीवन शैली में बदलाव आना और दूसरा जेनेटिक कॉजेज़। जीवन शैली में पहले जैसे कि प्राचीन काल में हम देखें तो प्राचीन काल में हमारा शरीर बना था ऊर्जा को एकत्रित करने के लिए और वो मोटापे के फॉर्म में या फैट के फॉर्म में जमा होता था और जब भी भोजन नहीं मिलता था तब वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होकर के हम लोगों को एनर्जी प्रोवाइड करता था। लेकिन आज के समय में बहुत आसानी से खाना मिल जाता है तो वो जो एकत्रित हुआ भोजन है वो उपयोग नहीं हो पाता, जिसके कारण इंसुलिन रेसिस्टेंस डेवलप होता है और वो जो इंसुलिन को काम करना है, शुगर को कम करने का, वो नहीं कर पाता है। और दूसरा जेनेटिक कॉजेज़, जिसमें कि हम लोगों का सेंट्रल ओबेसिटी, पेट का मोटापा ज़्यादा बढ़ता है और सेम मात्रा का मोटापे पे ज़्यादा इंसुलिन रेसिस्टेंस डेवलप होता है। ये 1-2 प्रमुख कारण है सर। जी, बिल्कुल ठीक कहा डॉक्टर जयदीप। डॉक्टर संदीप, मैं आपसे अगला क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि हमारे देश को हम कहते हैं युवाओं का देश है। एक बड़ी संख्या युवाओं की है और हम देख रहे हैं कि युवाओं में मोटापा बड़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। क्या कारण है इस मोटापे बढ़ने का और क्या इस मोटापे बढ़ने का संबंध मधुमेह के होने से भी है? जी बिल्कुल। देखिए, ये बिल्कुल फैक्ट है कि मोटापा हमारे यहाँ बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। हमारे देश में 5% से ज़्यादा लोग इस समय मोटापे के शिकार हैं और हम मोटापे में नंबर 5 पे आ गए हैं। और अगर हम चाइल्डहुड ओबेसिटी की बात करें तो आज हम नंबर 2 पे हैं। मतलब बचपन से हमारा मोटापा बढ़ रहा है। दूसरा, मोटापा बढ़ने का कारण क्या है? मोटापा बढ़ने का कारण ये है कि आज हम जो खा पी रहे हैं, जो हमारा भोजन है, हम जंक फूड खा रहे हैं, हम पिज़्ज़ा खा रहे हैं, हम बर्गर खा रहे हैं। जो हमारी जीवन शैली है, वो लाइफस्टाइल जो है वो चेंज हो गई है। आजकल हमारी साइकिल छूट गई है। आप अगर गांव में देखेंगे तो बाइक यूज़ हो रही है, कार यूज़ हो रही है। वही एक हमारा बहुत बड़ा रीज़न है। तीसरा एक रीज़न है कि जो मध्यम वर्ग है उसकी जो एक सोशल इकोनॉमिक स्टेटस बढ़ गया है, जिससे हमारे इंडिविजुअल का कैलोरी इनटेक जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। वही एक रीज़न है कि मोटापा बढ़ रहा है। मोटापे के कारण जैसा हम देख रहे हैं तोंद निकल रही है हमारे देश में लोगों की, उसके कारण इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हो रहा है। इंसुलिन रेजिस्टेंस के कारण जो है वो डायबिटीज़ और कार्डियोवास्कुलर डिसीज़ेस का खतरा ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है। बिल्कुल ठीक कहा डॉक्टर संदीप।
चलिए अब हम अगला प्रश्न पूछेंगे डॉक्टर सोमनाथ रघुवंशी साहब से। तो डॉक्टर सोमनाथ हमें बताएंगे कि ऐसे कौन से लोग हैं जिनमें कि मधुमेह होने का खतरा है और जिन्हें हमें परीक्षण करते देखते रहना चाहिए कि क्या इन्हें डायबिटीज़ तो नहीं हो गई। जी बिल्कुल। सबसे मुख्यतः हम देखेंगे कि यदि परिवार में किसी को शुगर है, मधुमेह से ग्रसित है, यदि किसी को मोटापा है, कोई ब्लड प्रेशर से की शिकायत है या आपको कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, तो ऐसे लोगों में हमको शुगर की जांच करना चाहिए। डॉक्टर रघुवंशी, हम आपसे एक और बात पूछना चाहेंगे कि यदि हमें किसी व्यक्ति के अंदर यह लग रहा है कि इसको मधुमेह होने वाली है या हो चुकी है, तो हमें क्या क्या परीक्षण कराने होंगे? इसके लिए हमारे पास 3 परीक्षण हैं। सबसे पहले हमको खाली पेट शुगर की जांच करना चाहिए, जो कि 8 से 10 घंटे के फास्ट के बाद हम लोग कर सकते हैं। दूसरा, हम भोजन के बाद हम लोग शुगर की जांच 2 घंटे बाद शुगर की जांच कर सकते हैं। तीसरा, हम 75 ग्राम ग्लूकोज के 2 घंटे बाद भी हम शुगर की जांच कर सकते हैं। तीसरा, हम 3 महीने की शुगर की जांच होती है जिसको HbA1c बोलते हैं, हम वो भी कर सकते हैं। इनमें से न्यूनतम 2 जांचों का पॉजिटिव होना आवश्यक है शुगर होने के लिए। या किसी व्यक्ति को कुछ जैसे लक्षण हैं, वजन कम हो रहा है, बार बार प्यास लग रहा है, बार बार पेशाब आ रहा है और उसका यदि शुगर बढ़ा हुआ है, 200 से ज़्यादा है, तो उसको शुगर हो सकता है। डॉक्टर रघुवंशी, एक और प्रश्न पूछना चाहूँगा कि यदि डायबिटीज़ हो गई है तो हमें क्या लक्ष्य रखना चाहिए शुगर के लिए, जो हम कह सकें कि ये फिर हमें कोई डायबिटीज़ के विकार होने की संभावना कम हो गई? हमको ये देखना होगा कि हम अपने शुगर का निर्धारण कैसे कर सकते हैं कि हमारा शुगर कंट्रोल है या नहीं है। तो इसमें हम देखते हैं कि सबसे पहले हम लोग टारगेट करते हैं HbA1c, जो 3 महीने की शुगर की जांच है। हम कोशिश करते हैं ये 7 होना चाहिए। तो जो 7 होना चाहिए हम उन लोगों में रखते हैं, या 7 से कम, जो लोग अपने शुगर को अच्छे तरह से मैनेज कर सकते हैं, जो यंग लोग होते हैं। किंतु यदि आप वृद्ध हैं, आपको और एसोसिएटेड उससे संबंधित कुछ बीमारियां हैं, आई की परेशानी है, किडनी की परेशानी है, तो हम इस गोल को रिलैक्स कर देते हैं, 7 से ज़्यादा रखते हैं। आपको बार बार शुगर कम होती है तो हम इसको 7 से ज़्यादा रखते हैं। बात करते हैं खाली पेट शुगर कितना होना चाहिए, तो खाली पेट शुगर आपका बोलते हैं 80 से 130 या 140 से कम रख सकते हैं आप। और बोलते हैं खाना खाने के बाद कितना शुगर होना चाहिए 2 घंटे बाद, तो ये आपका होना चाहिए 180 से कम। और जब हम बात करते हैं कि टोटल एवरेज शुगर कितना होना चाहिए, तो ये 140 से 180 हम लोग रख सकते हैं। इसको हम बोलते हैं पेशेंट का कंट्रोल बेटर है। तो अब हम अगले प्रश्न पे आते हैं। डॉक्टर जयदीप खरे से मैं पूछना चाहूँगा कि हम देखते हैं कि आजकल किडनी रोग के मरीज़ बहुतायत से देखे जाते हैं। एक बड़ी संख्या में मरीज़ हम सुनते हैं कि उनको डायलिसिस पे रखा हुआ है। कई राजनीतिज्ञों को भी डायलिसिस चल रहा था या उनके किडनी का ट्रांसप्लांट करना पड़ा। तो क्या ये किडनी का जो प्रॉब्लम है, किडनी की जो बीमारियां हैं, इसका संबंध मधुमेह से भी है? जी बिल्कुल। जैसा कि अभी डिस्कस हुआ, मधुमेह बस एक बीमारी नहीं है, ये बीमारियों का गढ़ है और इसके साथ में कई दूसरी बीमारियां भी साथ में आती हैं, जैसे कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाना या फिर ब्लड प्रेशर हो जाना। तो इनके कॉम्प्लिकेशंस के कारण भी कई बार किडनीज़ में प्रॉब्लम आ सकती है। और यदि ब्लड शुगर्स बहुत ज़्यादा होते हैं तो फिर अपना खून एक चाशनी जैसा बन जाता है, तो उसमें जो रक्तों का प्रभाव है नसों में वो थोड़ा सा कम हो जाता है और जो किडनीज़ के थ्रू फिल्टर होना चाहिए ब्लड का, जो हमारे शरीर में जो गंदगी बन रही है, जो किडनीज फिल्टर करती हैं, वो नहीं निकल पाती हैं। और यदि नहीं निकल पाती हैं तो हमारे शरीर में जमा होने लगती हैं, और जब जमा होती हैं तो फिर डायलिसिस की भी ज़रूरत पड़ती है। और यदि एक बार किडनीज परमानेंटली डैमेज हो जाती हैं तो उनको ट्रांसप्लांटेशन की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए यस, डायबिटीज़ में किडनीज के कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। जी बिल्कुल सही कहा डॉक्टर जयदीप आपने। इसी प्रकार एक और डायबिटीज़ का कॉम्प्लिकेशन होता है जिसको हम कहते हैं कि आँखों पे डायबिटीज़ का असर आ सकता है। तो ऐसा कहते हैं कि विश्व में अंधत्व का एक बहुत बड़ा कारण डायबिटीज़ है। क्या ये सही है डॉक्टर संदीप? क्या हमें बताएंगे कि डायबिटीज़ का संबंध आपकी आँखों से किस प्रकार हो सकता है? जी हाँ, बिल्कुल सही है। देखिए, डायबिटीज़ जो है मल्टी ऑर्गन डिसीज़ है, बहुत सारे अंगों पे प्रभाव करती है। आँख भी उसी में से एक है। आँख हमारी एक कैमरे के जैसे उपयोग करती है। आँख, उसमें लेंस होता है और पीछे कैप्चर करने के लिए जो है इमेज कैप्चर के लिए वो होता है, तो इसको हम रेटिना बोलते हैं, जो कि हमारे पीछे होता है। रेटिना में एक पर्दा होता है। इसमें रेटिना क्या करती है, रेटिना इमेज कैप्चर करती है और यहाँ से नर्व्स के थ्रू सिग्नल देती है जिससे कि हम देख पाते हैं। तो जब लंबे समय तक ब्लड शुगर अनकंट्रोल्ड रहता है या शुगर जो है वो कंट्रोल नहीं है, ये लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन होता है।
तो जो आँख का पर्दा होता है उसमें सूजन आ जाती है और रक्त का स्राव शुरू हो जाता है, जिससे कि छोटे छोटे धब्बे बन जाते हैं। इसको हम डायबिटिक रेटिनोपैथी बोलते हैं। डायबिटिक यूजुअली 3 में से 1 मरीज़ जो है वो डायबिटिक रेटिनोपैथी से ग्रस्त है और 10 में से 1 को जो है थोड़ा सीवियर विजन लॉस होने का चांसेस होता है। इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसमें सिम्टम्स ज़्यादा कुछ पता नहीं चलते हैं। कभी कभी जो है आपके सामने जो है धब्बे आने लग जाते हैं और सेंट्रल विज़न जो है वो लॉस होता है। बट इसके लिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप साल में 1 बार जो है वो अपने पर्दे की जांच, फंडोस्कोपी जिसको बोलते हैं, उसको ज़रूर कराएं। दर्शकों, अब वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का, और इस ब्रेक के बाद हम अपनी चर्चा को जारी रखेंगे। The homes that you bring, the dreams that you share, the pleasure you get when you know that we care, the faith that you place, the trust that we share, the joy in your heart when you know that we care. You before we, at USV, you before we, at USV. USV, your reliable healthcare partner. दर्शकों, इस ब्रेक के बाद आपका पुनः स्वागत है। आइए हम इस चर्चा को जारी रखते हैं। डॉक्टर रघुवंशी, हम आपसे अगला सवाल पूछेंगे। यदि आपके परिवार में खून के रिश्ते में या फर्स्ट डिग्री रिलेटिव जिसको हम कहते हैं, उनमें किसी को यदि मधुमेह है, तो क्या ये बताता है कि दूसरे लोगों को भी या उनके बच्चों को भी होने का खतरा बना हुआ है? जी, ये बात बिल्कुल सही है कि यदि परिवार में आपके किसी को मधुमेह है तो परिवार के सदस्यों को या फर्स्ट डिग्री रिलेटिव को मधुमेह हो सकता है। किंतु हम देखते हैं कि 2 भाई होते हैं या 2 जुड़वा भाई होते हैं, एक गांव में रहता है, एक शहर में रहता है। तो जो शहर में रहता है उसको शुगर होने के चांसेस या मधुमेह होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि यहाँ का खान पान अलग है, आरामदायक शहर की जीवन शैली आरामदायक है, जबकि गांव की जीवन शैली में हम लोग एक्टिव रहते हैं और ज़्यादा काम करते हैं। तो मुख्यतया अगर हम बात करते हैं कि आनुवंशिकता या आराम, तो हम बोलेंगे कि आरामदायक शैली मुख्य कारण है डायबिटीज़ का या मधुमेह का, इसका मतलब आनुवंशिकता के संबंध। जी, आपने बहुत अच्छी बात बताई। डॉक्टर जयदीप, मैं आपसे पूछूंगा कि एक और बहुत बड़ी समस्या है डायबिटीज़ में कि गर्भावस्था में डायबिटीज़ हो गई, तो इसके बारे में कुछ प्रकाश डालेंगे आप कि क्या इसके दुष्परिणाम हो सकते हैं या इसमें हम क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं? गर्भावस्था के दौरान डायबिटीज़ 2 प्रकार की हो सकती है। या तो पहले से ही महिला को डायबिटीज़ के बारे में पता हो, और दूसरा कि पहली बार उसको गर्भावस्था के दौरान पता चले। तो यदि उसको पहले से ही उसको डायबिटीज़ का पता है, तो आइडियली उसको अपने गर्भावस्था के दौरान शुरू करने से पहले ही उसको अपनी ब्लड शुगर्स बहुत स्ट्रिक्ट कंट्रोल करने चाहिए, ताकि उसके कॉम्प्लिकेशंस कम से कम हो। और यदि उसको पहली बार पता चल रहा है तो भी जैसे ही पता चलता है तो ब्लड शुगर्स को बहुत अच्छे से कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि यदि ब्लड शुगर्स ज़्यादा रहते हैं तो माता को भी और बच्चे को भी खतरे होने का बहुत रिस्क है। माता में जैसे कि उनके शरीर में सूजन आ सकती है, बीपी बढ़ सकता है, मिर्गी जैसे झटके आ सकते हैं, और जब शुगर ज़्यादा रहते हैं तो बच्चे का साइज़ भी बड़ा होने लगता है, तो सिजेरियन का रिस्क भी ज़्यादा हो जाता है। और बच्चे में कई सारे कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन जैसे हार्ट का, दिमाग का, या फिर अबॉर्शन भी, मिसकैरेजेस भी ज़्यादा संभावना में पाए जाते हैं। इसलिए एक वैसी कंडीशन है जैसे कि करेला और नीम चढ़ा, जैसे कि प्रेगनेंसी भी एक स्ट्रेसफुल कंडीशन है और डायबिटीज़ तो खुद से ही एक स्ट्रेसफुल है, तो दोनों का हमको कंट्रोल करना चाहिए उस टाइम पे। डॉक्टर संदीप जैन, आपसे पूछना चाहूँगा कि मरीजों का अक्सर ये रहता है कि क्या हम ये दवाई शुरू करेंगे तो क्या हमें जीवन भर लेनी है, क्या इसके दुष्परिणाम होंगे, क्या हमें इसको लेते रहना पड़ेगा जीवन भर। तो क्या ये सही है कि डायबिटीज़ की दवाइयों से मरीज़ में दुष्परिणाम हो सकते हैं, कि क्या ये एक भ्रांति है? देखिए, बहुत अच्छा सवाल है ये हम अक्सर सुनते हैं, और ये एक बहुत बड़ा मिथ है या भ्रांति है हमारे समाज में कि अगर हमने डायबिटीज़ की एक बार दवाई शुरू कर दी तो वो कभी बंद नहीं होगी। दूसरी भ्रांति क्या है कि डायबिटीज़ की दवाइयाँ जो है वो किडनी, हार्ट, लीवर या नसों को ख़राब कर रही हैं। इसी के चलते, इस भ्रम के चलते मरीज़ सही समय पे अपनी दवाई शुरू नहीं कर पाता है
और उनको जो है डायबिटीज़ के लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। देखिए, ये जो भी ड्रग्स डायबिटीज़ की मार्केट में आती हैं वो एक लंबे ट्रायल के बाद आती हैं, उनकी काफ़ी स्टडी होती है और सारी दवाइयों को, लाइसेंस दवाइयों के लिए मॉनिटरिंग कमेटी होती है हर एक देश के अंदर। जैसे इंडिया के अंदर DCGI है, जैसे हम ट्रेडिंग करते हैं उसमें सेबी हमारी मॉनिटरिंग करती है, ऐसे ही दवाइयों की मॉनिटरिंग के लिए DCGI है। सारी दवाइयाँ जो है वो एक लंबे उसमें हमें पता होता है स्टडीज़ से कि उनके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं। जब हम उनको प्लेसिबो के कंपैरिजन में देते हैं तो ये दवाइयाँ ब्लड ग्लूकोज को बहुत अच्छे से कंट्रोल करती हैं इन कंपैरिजन टू प्लेसिबो। तो एक समय पे आके हमें दवाइयों की ज़रूरत तो पड़ती है। मॉडर्न मेडिसिन जो हैं वो काफ़ी, उनकी इफ़ेक्टिविटी बहुत अच्छी है और काफ़ी सेफ्टी कंसर्न है, तो इसीलिए आप अपने डॉक्टर पे भरोसा रखें और दवाइयों के एज सच कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं। लेकिन कुछ दवाइयों के इंडिविजुअल व्यक्ति विशेष के लिए कोई परेशानियां हो सकती हैं, वो आप अपने डॉक्टर से बात करें, डॉक्टर को उनके पता होते हैं उनके साइड इफ़ेक्ट्स, और वो आपको उनके डोजेज़ या तो उनको चेंज करके या डोजेज़ कम करके उन चीज़ों का निराकरण कर सकते हैं। बिल्कुल सही। चलिए अब हम चलते हैं अगले सवाल पे डॉक्टर रघुवंशी से। हमारे मरीज़ धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं और अधिकांश धर्मों में कहीं ना कहीं उपवास का महत्व होता है। हम देखते हैं कि नवरात्रि में लोग उपवास रखते हैं, हमारे मुस्लिम बंधु जो होते हैं रमज़ान में उपवास रखते हैं। तो दवाइयाँ लेते हुए क्या यह उचित है कि डायबिटीज़ के मरीज़ उपवास रखें, या उपवास रखें तो उनको क्या क्या सावधानियाँ बरतनी पड़ेंगी? जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। हमारा देश उपवासों का देश है। तो सबसे पहले मैं यही कहना चाहूँगा कि यदि आप उपवास रखना चाहते हैं तो सबसे पहले आप डॉक्टर से परामर्श लें और अपनी दवाइयों का किस मात्रा में लेना है, कौन सी दवाई लेना है, कौन सी दवाई बंद करना है, ये अपने डॉक्टर से निश्चित करा लें। अब बात करते हैं किन लोगों को उपवास रखना चाहिए, किन लोगों को उपवास नहीं रखना चाहिए। तो यदि आप वृद्ध हैं, यदि आप आपको प्रेगनेंसी है, प्रेगनेंसी की अवस्था है और आपका शुगर कंट्रोल नहीं है एवं आपको कोई दूसरी बीमारी है तो जिससे कि आपके शुगर पर प्रभाव पड़ता है, तो उस अवस्था में आपको उपवास नहीं रखना चाहिए। अन्यथा अन्य अवस्थाओं में आप उपवास रख सकते हैं। तो उपवास के दौरान यदि मान लीजिए आपने उपवास रखा है तो आपको क्या करना चाहिए? आपको रेगुलर रूप से आपको अपने शुगर का ग्लूकोमीटर द्वारा परीक्षण करना चाहिए। यदि आपका शुगर कम होता है, कम मतलब 70 से अगर कम होता है या आपका 300 से अधिक होता है, तो आपको आपका उपवास बंद कर देना चाहिए एवं आपके डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए। अगला सवाल मैं पूछना चाहूँगा डॉक्टर जयदीप खरे से। अक्सर देखते हैं कि जब हम मरीजों को दवाई शुरू करते हैं तो होता यह है कि थोड़े दिनों में शुगर कम होने लगती है, शुगर नॉर्मल हो जाती है, मरीज़ को अच्छा लगने लगता है और मरीज़ सोचता है अब मैं बिल्कुल ठीक हो गया, और वह दवाई बंद करके बैठ जाता है। और फिर होता यह है कि महीनों सालों वो किसी को दिखाता भी नहीं और सबसे ये कह देता है कि मैं ठीक हो गया हूँ, मेरी डायबिटीज़ ठीक हो गई। क्या ये संभव है? क्या ये सही है? जी नहीं, ये बिल्कुल सही नहीं है। कभी भी किसी भी मरीज को बिना डॉक्टर के परामर्श के अपनी दवाइयाँ ना तो बंद करनी चाहिए और ना ही बदलनी चाहिए, क्योंकि दवाइयों के प्रभाव से उसके शुगर्स कंट्रोल हुए हैं और जैसे ही वो दवाइयाँ बंद करेगा तो उसके शुगर्स वापस से बढ़ने लगेंगे और जो बढ़े हुए शुगर के दुष्परिणाम थे वो कुछ समय बाद उसमें दिखने लगेंगे। और ना कि अपने पड़ोसियों से ना दोस्तों से पूछ करके दवाइयाँ बदलनी भी चाहिए, क्योंकि हर पेशेंट अलग होता है और उसको देखकर ही डॉक्टर ने उसके लिए वो दवाई प्रिस्क्राइब की होती है। अब हम अगले सवाल पे आते हैं। हम देखते हैं कि एक और जो बड़ी समस्या है हमारे देश में कि अब हार्ट अटैक बहुत बहुतायत से हो रहे हैं। तो क्या हार्ट अटैक का संबंध भी डायबिटीज़ से हो सकता है? क्या डायबिटीज़ के मरीज़ को हार्ट अटैक होने का खतरा बहुत ज़्यादा हो सकता है? बिल्कुल सही है। देखिए, जैसे डायबिटीज़ दूसरे ऑर्गन्स पे इफ़ेक्ट करता है, ऐसे हार्ट पे भी इफ़ेक्ट कर रहा है। डायबिटीज़ वाले मरीज़ों को हार्ट अटैक का खतरा 2 से 3 गुना ज़्यादा है बजाय कि नॉन डायबिटिक पेशेंट्स में। और ये मरीज़ जो होते हैं यूजुअली यंग एज के होते हैं, उनकी उम्र कम होती है बजाय कि अगर नॉन डायबिटिक पेशेंट्स में देखें। और जितनी लंबी आपकी उम्र डायबिटीज़ की है उतना ही ज़्यादा आपको हार्ट अटैक का खतरा जो है वो बना हुआ होगा। देखिए, जैसे कि शुगर अनकंट्रोल्ड है तो ये क्या करता है, थोड़ा सा गाढ़ा हो जाता है, जो अपनी वेसल्स होती हैं उनको वो डैमेज कर देता है। जब वो डैमेज कर देता है तो जो कोगुलेशन या थक्का बनने की जो प्रोसेस होती है
वो थोड़ी तेज़ हो जाती है, और एक बार अगर आर्टरीज़ में थक्का जम गया हार्ट की आर्टरीज़ में, तो हार्ट अटैक की संभावना बढ़ जाती है। अब इसके साथ में अगर आप मान के चलिए आपको जो है वो ब्लड प्रेशर भी है, आपको डायबिटीज़ के साथ में कोलेस्ट्रॉल बढ़े हुए हैं, आपको मोटापा है, आप अगर स्मोकिंग करते हैं, या फिर आपके पारिवारिक इतिहास में 50 से पहले किसी को हार्ट का अटैक हुआ है, ऐसे लोगों को और ज़्यादा संभावना बढ़ जाती है हार्ट अटैक की। अब हम समझें कि हार्ट अटैक के सिम्टम्स क्या होते हैं। नॉर्मली हमें पता है कि छाती में दर्द होना, सांस फूलना और कभी बेहोश हो जाना, ये सब हार्ट अटैक के सिम्टम्स हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि डायबिटीज़ के मरीज़ों को इसी सिम्टम्स के साथ में हार्ट का प्रॉब्लम शुरू हो। कभी कभी ये बिना बताए पेनलेस, इसको इसलिए पेनलेस डिसीज़ या साइलेंट किलर भी कहा जाता है। डॉक्टर सोमनाथ रघुवंशी, आप बताएंगे कि मरीजों में ये अक्सर एक वो होती है कि हमें डायबिटीज़ की दवाई जीवन भर लेनी पड़ेगी, हम क्यों लें, क्या जीवन भर लेना आवश्यक है? तो क्या इस पे कुछ आप अपने प्रकाश डालेंगे? जी बिल्कुल। यदि हम देखते हैं अगर शुरुआती दौर है आपके मधुमेह का, तो और शुगर आपका ज़्यादा नहीं बढ़ा हुआ है, तो उस अवस्था में आप व्यायाम और नियमित आहार से अपना मधुमेह को कंट्रोल कर सकते हैं। किंतु यदि आपको एक बार मधुमेह हो गया और आपको उससे होने वाले दुष्परिणाम जैसे किडनी का परेशानी, हार्ट का परेशानी हो गया, या तो हम यही आपको एडवाइस करेंगे कि आप नियमित रूप से दवाई लें, अपने शुगर को नियंत्रित रखें, जिससे कि आपको मधुमेह के कारण होने वाले दुष्परिणाम, जैसे कि डॉक्टर संदीप ने बोला कि किडनी की परेशानी, हार्ट की परेशानी, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ जाना, और इनके हम देखते हैं आगे जाके बहुत ही गंभीर दुष्परिणाम होते हैं, तो हम इनको रोक सकते हैं। तो मेरा यही मैसेज है आपको कि आप नियंत्रित रूप से डॉक्टर के परामर्श से आप दवाई लें और अपने आप से दवाई को बंद ना करें। जी बिल्कुल सही। तो दर्शकों, हमने देखा कि मधुमेह के बारे में आपके मन में जो बहुत सारे सवाल, बहुत सारी भ्रांतियाँ थी, उन्हें हमने दूर करने की कोशिश की। मधुमेह एक जीवन शैली की बीमारी है। आप यदि अपनी जीवन शैली सुधार लेंगे तो आपको इसको नियंत्रण करने में आसानी होगी और आप मधुमेह के अनेक दुष्परिणामों से भी बच सकते हैं। तो जो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं वो ये हैं कि एक तो आप अपना जीवन शैली सुधारें, व्यायाम करें, खाने के बारे में जो आपको समझाया गया उसका पालन करें। दवाइयाँ यदि शुरू की जाती हैं उन्हें नियमित रूप से लें। अपने विभिन्न प्रकार की जांचें समय समय पर कराते रहें, जिससे ये पता चलता रहे कि नियंत्रण कैसा है, कहीं आपको कोई विकार तो नहीं पैदा हो रहा। और सबसे बड़ी बात और मैं कहूँगा कि डायबिटीज़ के बारे में जहाँ तक हो सके वैज्ञानिक जानकारी भी लेते रहें। इससे आपको अपनी बीमारी को नियंत्रण में रखने में बहुत बड़ी सहायता मिलेगी। तो मैं अपने सभी साथियों का धन्यवाद देना चाहूँगा। उन्होंने बहुत अच्छी तरह से हमारे दर्शकों को समझाया कि मधुमेह से हम किस प्रकार अच्छे से नियंत्रित रहें और किस तरह से विभिन्न विकारों से बचें। दर्शकों नमस्कार।